कि मैं अगर जीत गया तो आपको 48 घंटा में ये जो लूट खसोट का जो माहौल है, इस माहौल में आपको बहुत बड़ा परिवर्तन दिखेगा। हम रेफरल हॉस्पिटल बनाना चाहते थे, 10 साल में नौशाद भाई ने रेफर हॉस्पिटल बना दिया बिना माइनॉरिटी भाइयों के सहयोग के। यहाँ अगर हम कल्पना करेंगे कि हम एमएलए एमपी बन जाए, ये संभव नहीं है। किसान केला अनारस लेके जाता है, पुलिस पैसा ले रही है, साहब कोई बारूद लेके जा रहा है, क्या कर रहा है ये विधायक? किसान तो ऐसे ही मुर्दा है, मर गया है। हमारी ऑफिस आप चले जाइए, 1 लाख का रजिस्ट्री कीजिएगा, 1000 रुपया आपको देना होगा। 10 लाख का रजिस्ट्री कीजिएगा, 10,000 रुपया आपको देना पड़ेगा। आप निर्दलीय प्रत्याशी है, ऐसे में आपका चुनाव प्रचार अभियान कैसा चल रहा है और आप किस स्थिति में हैं? देखिए, चुनाव प्रचार तो इस बार ये स्थिति है कि सारा वोटर ही कार्यकर्ता बन गया और परिस्थितियाँ स्थिति तो ज़्यादा हमसे ज़्यादा आप बता पाएंगे। जो भी सारे कैंडिडेट है, हर व्यक्ति यही कह रहा कि हमारी लड़ाई गोपाल अग्रवाल से है। तो हर व्यक्ति का ये कहना कि मेरी लड़ाई गोपाल अग्रवाल से है, तो इससे सारी चीज़ें स्पष्ट होने लगती है। और खुदा की रहमत है, भगवान का आशीर्वाद है। इस बार ठाकुर का चुनाव यहाँ की जनता पार्टी जात संप्रदाय से ऊपर उठ के शख्सियत और किरदार के को देख के दे रही है। कैंडिडेट के कैरेक्टर, कैंडिडेट के व्यक्तित्व को देख के यहाँ चुनाव हो रहा है। लोगों ने 10 साल बहुत झेला यहाँ पे। आज मैं आपको बता दूं इमरान भाई कि ठाकुर हॉस्पिटल में अगर हम अपनी डिलीवरी के लिए माँ बहनों को लेकर अगर हम लोग चले जाएं और उस माँ बहन को अगर पैखाना और पेशाब की तलब हो जाए, तो मजाल नहीं है कि हमारी माँ बहनें उस बाथरूम में जाके पैखाना कर लेती। गंदगी है, हॉस्पिटल सड़ गया है। एक अच्छा आदमी बैठ जाएगा आधा घंटा तो दिन भर खाना नहीं खा पाएगा। कोई दवाई नहीं है, बेड नहीं है, चद्दर नहीं है, किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। आपको 2 MBBS डॉक्टर है, वो भी जो है रेफर स्पेशलिस्ट, जो पेशेंट गया उसको रेफर कर दिया। हमने ब्लड बैंक चालू किया था कमज़ोर माँ बहनों के लिए कि डिलीवरी में हमारी माँ बहनों की मौत नहीं हो, क्योंकि बहुत महिलाएं मरी थी। रेफरों से लाके चालू किया था, बंद हो गया जब हम विधायक थे। हमने अपने रीजन में एक्सरे मशीन चालू किया था, वो बंद पड़ा है। हमने अपने रीजन में जो है पैखाना पेशाब का जांच का चालू कराया था, वो बंद हो गया। हमने अपने रीजन में टीबी सेंटर चालू कराया था, वो बंद हो गया। कहीं कुछ नहीं है। हमारे समय में रोगी के साथ वाले को 1 टाइम का खाना नाश्ता वगैरह मिलता था, 3 बार पोछा लगता था, रात में फिनाइल से पूरे हॉस्पिटल की सफाई होती थी, 10 बेड था, हर पेशेंट के बाद बेडशीट चेंज होती थी और ऑक्सीजन वगैरह रहता था। आज मैं पूछता हूँ, 6 महीने में 7 व्यक्ति हॉस्पिटल में मौत हुई ऑक्सीजन नहीं रहने के कारण। कौन जिम्मेवार है? आज आप चले जाइए बीडीओ ऑफिस, सीओ ऑफिस, बीडीओ ऑफिस में बिना दलाल काम नहीं होता। सीओ के यहाँ सीओ सीआई कर्मचारी दुकान खोल के बैठा हुआ खुलेआम पैसा मांगता है, किसी का डर नहीं, किसी का शर्म नहीं। थाना में आप चले जाइए, जो व्यवहार आपको ब्रिटिश पीरियड के पदाधिकारी करते थे गुलाम भारत के अवाम के साथ, उससे भी खराब व्यवहार हो गया थाना में पदाधिकारियों का। और सारी पुलिस की गाड़ियां रोड पे खड़ी है। आप केला की गाड़ी लेके जाइए तो पैसा दीजिए, आप अनारस अगर एक पिकअप पे लोड करके सिलीगुड़ी बेचने जाइए तो पैसा दीजिए, आप जो है बांस बेचने जाइए तो पैसा दीजिए, सब्जी बेचने जाइए तो पैसा दीजिए। आप जो है एक गोरू खरीद के अधिकारी से लाइए घर में पालने के लिए, तो आपको पैसा बांटते बांटते जितना गोरू का कीमत है उतना आपको देना पड़ जाएगा सड़क में खड़ी पुलिस को। एक बच्चा अगर चले गया मोटरसाइकिल लेके 2 मिनट के लिए बिना हेलमेट, 5,000 रुपया फाइन दीजिए, नहीं तो 2,000 रुपया घूस दीजिए। मतलब अभी ये स्थिति है कि कोई भी व्यक्ति मोटरसाइकिल लेके ठाकुर जाने में डरता है। ये अफसरशाही के लिए सिर्फ आप विधायक को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं या फिर सरकार भी है? 100% विधायक। सरकार नीतीश जी नहीं देख रहे ना, या क्या हो रहा है? यहाँ तो उनकी आंख, यहाँ का उनका विधायक है। रजिस्ट्री ऑफिस आप चले जाइए, 1 लाख का रजिस्ट्री कीजिएगा, 1000 रुपया आपको देना होगा। 10 लाख का रजिस्ट्री कीजिएगा, 10,000 रुपया आपको देना पड़ेगा, तब आपका रजिस्ट्री होगा। ऐसा लूट है जिसकी कोई सीमा नहीं है, कोई कल्पना आप नहीं कर सकते। हर व्यक्ति तरसते कहीं ना कहीं किसी रूप में। किसानों को खाद नहीं मिल रहा, बंगाल से खाद लाता है, आखिर खेती करेगा तो खाद चाहिए ना। बंगाल से खाद लाता है
तो उसको पकड़ धकड़ के उससे पैसा लिया जाता है। किसान तो ऐसे ही मुर्दा है, मर गया है। हमारा किसान केला अनारस लेके जाता है, पुलिस पैसा ले रही है, साहब कोई बारूद लेके जा रहा है। क्या कर रहा है ये विधायक? इसको जमीन में अपने आप को दफन कर लेना चाहिए। साहब लोग तरसते हैं, एक मोटरसाइकिल लेके लोग ठाकुर जी रोड पे, मेन रोड पे चढ़ने से डरते हैं। देखिए मैं बार बार कहता हूं, कुर्सी की अपनी कोई ताकत नहीं होती। कुर्सी में बैठने वाले के वजूद और ईमान में ताकत होती है। कुर्सी पे एक ईमानदार आदमी बैठ जाता है तो उसके डर से, उसके भय से 12 हालात अपने आप ठीक हो जाते हैं। और उसी कुर्सी पे एक बेईमान बैठ जाता है, भ्रष्टाचारी बैठ जाता है, तो ईमानदार अफसर भी धीरे धीरे भ्रष्ट हो जाते हैं। अच्छा गोपाल साहब, आपने सबसे पहला चुनाव समाजवादी पार्टी से लड़कर के विधानसभा गया, उसके बाद आपने जेडीयू ज्वाइन किए, जेडीयू में रहकर आपने चुनाव लड़ा, वहाँ पे आपको हार का सामना करना पड़ा, फिर आप एलजेपी में लड़े। ऐसे में इस बार आप निर्दलीय मैदान में हैं, आखिर क्या वजह रह गई है? जनता ये जानना चाहती है कि निर्दलीय मैदान में उतरना क्या वजह रह गई, क्योंकि आप जैसे लोगों के लिए जो बड़ी बड़ी पार्टियाँ होती है कहीं ना कहीं घर पर आकर टिकट देती है। न, ये सच्चाई है। मुझे लगभग सभी पार्टियों से ऑफर था, कई पार्टियों के नेता मुझे खोज भी रहे थे, लेकिन मैंने 1 साल पहले ही घोषणा कर दी थी कि मैं चुनाव निर्दलीय लड़ूंगा। देखिए एक बात बहुत स्पष्ट है कि यहाँ की गंगा जमनी तहजीब, यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाईचारगी, इसको शुरू से बनाए रखना मेरी प्राथमिकता रही। हम जो चुनाव लड़े, पिछला चुनाव जो लड़े, तो कहीं ना कहीं हमारे मुस्लिम भाइयों में एक हमारे प्रति दर्द था कि ये जो है, काहे आप जो है, आप अपना सुरजापुरी बैनर था, आप क्यों नहीं उससे चुनाव लड़े। तो मैंने अपने दोनों चुनाव के हार का जो एक मंथन किया, तो मुझे लगा कि यहाँ अगर सीट निकालना है तो मध्य मार्ग से चलना पड़ेगा। यहाँ अगर मध्य मार्ग से हम लोग नहीं चलेंगे, देखिए हमारे यहाँ पे हमारे समाज के वोट है 35% और 65% यहाँ माइनॉरिटी समाज है। अच्छा। बिना माइनॉरिटी भाइयों के सहयोग के यहाँ अगर हम कल्पना करेंगे कि हम एमएलए एमपी बन जाए, ये संभव नहीं है। तो हमको आखिर उसको विश्वास में लेना पड़ेगा ना। तो हमको लगा यही मार्ग सबसे उचित मार्ग है उनको विश्वास में लेने के लिए, और इसलिए हमने इस मार्ग को अपनाया और हम भविष्य में भी इसी मार्ग पर चलने का काम करेंगे। निर्दलीय मैदान में है, ऐसे में लोग ये आरोप लगा रहे हैं आप पर सीधे से कि गोपाल अग्रवाल जब भी मैदान में जाते हैं, कहीं पे फील्ड में जाते हैं, तो उनका सीधी सी बात होती है कि हम अगर चुनाव जीतते हैं तो मैं डायरेक्ट एनडीए ज्वाइन कर लूँगा। ऐसे में आपका एक किशनगंज विधानसभा बाई इलेक्शन में एक वीडियो भी जारी हुआ था, इसमें आप बोले थे कि अगर हमें भाजपा से टिकट देती है तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, जेडीयू अगर हमें यहाँ पे प्रिस्क्राइब करता है तो हम लड़ लेंगे। ऐसे में इस बार आपका फिर क्या आरोप को कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये 2 साल पहले का बयान था, ये 2 साल पहले का बयान था। कुछ लोग उसको वीडियो को कटिंग सेटिंग करके और चला रहे हैं। तो देखिए एक चीज जान लीजिए, नौशाद भाई कहीं नहीं, माइनॉरिटी समाज उनको वोट नहीं दे रहा। माइनॉरिटी समाज जब वोट नहीं दे रहा है, जिस समाज के लिए उन्होंने 10 साल सब कुछ किया और जिस समाज को झांक के उन्होंने 5 साल देखा भी नहीं, आज वो समाज कैसे उसको वोट दे देगा? 5 साल नहीं, 10 साल झांक के उस समाज को देखा भी नहीं, वो समाज आज उसको कैसे वोट दे देगा? जिसका आपने अपेक्षा किया 10 साल, जिस समाज को आपने कभी राजनीतिक साझेदारी नहीं दी, जिस समाज को आपने कभी विकास में साझेदारी नहीं दी, जिस समाज का आपने हालचाल नहीं पूछा 10 साल में। देखिए जीतने के बाद आदमी सबका विधायक होता है। जिसने आपको वोट दिया आप उसके भी विधायक है, जिसने नहीं दिया उसको भी आप विधायक है। विधायक का धर्म बनता है कि वो देखे कहाँ किस काम की कितनी महत्वता, कितनी जरूरी है। अगर वो वोटर और जात के पैमाने से अगर काम की प्राथमिकता को देखेगा तो वो जनता के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। जनता के साथ न्याय जब आप सौगंध खाते हैं, आप जब शपथ लेते हैं कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, अल्लाह की शपथ लेता हूं कि मैं भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा रखूंगा और बिना भेदभाव के जी अपने दायित्वों का निर्वहन करूंगा, तो फिर आपके शपथ का क्या मायने रहा? आपने शपथ खाया है कि आप सबके लिए, जो आपको वोट दिया उसके लिए भी है, जो नहीं दिया उसके लिए भी। हम जब एमएलए बने थे, मेरी प्राथमिकता कामों में होती थी, मैं ये नहीं देखता था कि कौन किस पार्टी से है, कौन किसको वोट दिया, कौन किस समाज का है, मैंने कभी ये नहीं देखा। मुझे लगा कि यहाँ इस काम के नहीं होने से यहाँ के लोगों को बहुत कष्ट है
मैंने अपनी प्राथमिकता उस आधार पर तय की कि काम कितना, कौन काम कितना जरूरी है। हमने कभी नहीं देखा अरे जो आज नहीं है वो कल होगा, जो कल नहीं है वो आज होगा मेरा। तो जब परिवार में लोग मिलते बिछुड़ते रहते हैं तो ये तो जनता का मामला है। अच्छा। नए लोग जुड़ेंगे, पुराने लोग हो सकता है कुछ नाराज हों, फिर ये तो कार्रवाई चलता रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। इसीलिए बहुत सी चीज़ें हैं। देखिए, निर्दलीय प्रत्याशी होने के नाते आपके पास चुनावी एजेंडा क्या है? इलाके के लिए क्या कुछ डेवलपमेंट का प्लान है आपके पास? लोग ये जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये जो लूट मची हुई है प्रशासन में, ये सबसे पहला प्राथमिकता मेरी होगी। और जो है आपको ठाकुर को अनुमंडल बनाना था, मेरी बिल्डिंग वगैरह सब बनाई हुई थी, वो पेंडिंग रह गई। अब तक 10 साल में वो अनुमंडल नहीं बन पाया। प्राथमिकता में उसको अनुमंडल बनाना है। आप अनुमंडल की बात कर रहे हैं। पिछली बार जब हमने विधायक जी से ये सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जो 2005 के विधायक थे वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम अनुमंडल के लिए काफ़ी प्रयास किए, लेकिन आज तक एक विधानसभा में उन्होंने क्वेश्चन तक नहीं किया। आप मैंने किताब बांटा था, आप 2 दिन बाद मेरा दूसरा इंटरव्यू ले लीजिए, मैं कागज दिखा दूंगा, अच्छा। मैं वो क्वेश्चन दिखा दूंगा। मैंने ठाकुर को अनुमंडल और पहाड़ कट्टा और पौवा खाली को प्रखंड की बात उठाई थी। ये क्वेश्चन है मेरा। और मैंने जो अगले बार किताब बांटी थी 2010 में, उस किताब में भी इसका क्वेश्चन नंबर वगैरह सारा है, मैं आपको दे दूंगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा प्राथमिकता हमारा सबसे बड़ा है ठाकुर को रेफरल हॉस्पिटल बनाना। हम रेफरल हॉस्पिटल बनाना चाहते थे, 10 साल में नौशाद भाई ने रेफर हॉस्पिटल बना दिया। अच्छा। तो वो रेफर को हटा के उसको रेफरल लगाना, ये हमारी प्राथमिकता में है। जनता के साथ लूट खसोट जो है, ये जो रोड पे हो रहा है, इसको बंद करना है। ये सारी हमारी प्राथमिकता में। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जनता को कि मैं अगर जीत गया तो आपको 48 घंटा में ये जो लूट खसोट का जो माहौल है, इस माहौल में आपको बहुत बड़ा परिवर्तन दिखेगा। अच्छा। इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन दिखेगा। और जो अनावश्यक जो लोगों को हैरेसमेंट किया जाता है सड़कों पे, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल कुमार अग्रवाल, जो लोजपा से चुनाव लड़े, उसके बाद जदयू से चुनाव लड़े, सपा से चुनाव लड़े। ऐसे में इस बार निर्दलीय में इसका चुनाव लड़ना, अब क्या कुछ चुनौतियां हैं, अब इनकी सारी बातों से आप अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि इन लोगों का क्या कुछ मूड है इस चुनाव को लेकर के। क्या लगता है, क्या नाम है आपका? जोसेफ सोरेन नाम है। जोसेफ सोरेन जी। अच्छा, बताइए क्या कुछ मूड है आपका इस बार? मूड मेरा ये इतना ही है, काहे कि हम लोग बहुत दिन से तरस रहे थे, गोपाल बाबू को जिताना है। मूड मेरा इतना ही है, गोपाल बाबू को जिताना है। हाँ जी जी। अच्छा, क्या उम्मीद करते हैं उनसे, बताइए जी। क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद क्या करते हैं, उसको जिताना है। अच्छा, उम्मीदवार क्या करेंगे, उसको उठाना इस बार बस। क्या नाम है आपका? चुड़कासदा। अच्छा, क्या किस मुद्दे पर वोट कीजिएगा आप इस बार? किस तरह का कैंडिडेट हमको मला में दम देंगे, कहे कि पहले बेनने मांग में हमको पुल बना दिया है। अच्छा। ठाकुर को जाने के लिए, इस हमको ख्याल याद है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमको उसी को हम वोट देंगे। किसको? गोपाल बाबू को। गोपाल बाबू हाँ। को क्यों, क्या खासियत है उसमें? उसके खुश है, हमको पुल बना के दिया है हटिया जाने के लिए ठाकुर भाई। अच्छा, बस इसीलिए उसके फैन हो गए आप। आपका क्या नाम है? जोसेफ सोरेन। अच्छा जोसेफ जी, बताइए किस मुद्दे पर वोट करना है इस बार? इस बार तो गोपाल बाबू ही को देना होगा। गोपाल बाबू को? जी। क्यों, क्या कुछ खासियत है? नहीं, खासियत ही है, लेकिन अभी बहुत तंग हो रहा है, देखते हैं ना, हर चीज का तंग हो रहा है इतना। जैसे अभी हम लोग यहाँ से अगर नोरे चौक जाते हैं, इसमें भी हम लोग का प्रशासन होता है, कोई आके सारा बदमाशी आके बढ़ जाता है क्या। ऐसे तो हम लोग का भतीजा को यहाँ छुरी उरी दिखा के 2 मोबाइल को छीन लिया। अच्छा, स्थिति बहुत खराब है, अपराध बढ़ गया है। इस करने से तो अभी अब नहीं होता ना। अच्छा, जैसे हम लोग का जाने करने को भी बहुत दिक्कत किया है, तकलीफ किया है। इस बार गोपाल बाबू को जिता के इसे ही कोई नारा करना होगा। अच्छा, आप क्या बोल रहे थे, बताइए। नहीं, गोपाल को देना है। गोपाल को देना है, जितना को देना है, बस यही कहता हूँ। क्या खासियत है? नहीं, मेरे क्या कैसे नहीं, उसको अच्छा देना चाहिए, जिताना है।